वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन न्यूप्लास्टिक एंड न्यूप्लास्टिक लीजन्स ऑफ लैरिंग्स। ठीक है, हमने लास्ट टाइम होर्सनेस ऑफ वॉइस में डिस्कस किया था, तो उसके हमें मालूम है कि इन्फ्लेमेटरी कॉजेज़ होते हैं, न्यूप्लास्टिक कॉजेज़ होते हैं, ट्रोमेटिक कॉजेज़ होते हैं, कंजेनाइटल कॉजेज़ होते हैं, मिसलिनियस कॉजेज़ होते हैं। ठीक है, मिसलिनियस में नॉन न्यूप्लास्टिक लीजन्स अक्सर आ जाते हैं एंड देन न्यूप्लास्टिक लीजन्स हैं वो ऑब्वियसली न्यूप्लास्टिक कॉजेज़ में। तो नॉन न्यूप्लास्टिक लीजन्स ऑफ लैरिंग्स को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अब नॉन न्यूप्लास्टिक लीजन्स जो हैं वो दो में डिवाइडेड है। एक है हमारे पास सॉलिड मासेस, दूसरे हमारे पास सिस्टिक मासेस। सॉलिड मासेस में हमारे पास आ जाता है वोकल नोड्यूल, वोकल पॉलिप। ठीक है, ये दो मेन है। उसके अलावा रिंकीज एडीमा भी आ रहा होता है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्टैक्ट अल्सर, इंट्यूबेशन ग्रैन्युलोमा, ठीक है, ल्यूकोप्लेकिया। सही है। सिस्टिक में हमारे पास आ जाता है डक्टल सिस्ट, सेक्युलर सिस्ट, ठीक है, लैरिंजियोसील। लैरिंजियोसील हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आ जाते हैं ईच एंड एवरी उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। मेन उसमें से वोकल नोड्यूल और वोकल पॉलिप्स हैं। ठीक है, वोकल नोड्यूल जो होता है इसको हम टीचर्स नोड भी कहते हैं, सिंगर्स नोड भी कहते हैं, स्क्रीमर्स नोड भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली होता ही है कि जब बंदा ज़्यादा देर तक या तो बोल रहा होता है, या तो हाई इंटेंसिटी पे बोल रहा होता है, या तो अननेचुरल टोन्स में बोल रहा होता है फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, तो फिर वो वोकल कॉर्ड ट्रॉमा करवाता है। ठीक है, हाई इंटेंसिटी स्पीकिंग या फिर अननेचुरल टोन्स, अननेचुरली लो टोन स्पेसिफिकली फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसकी वजह से ये होता है। दिस इज कैरेक्टराइज्ड एज बायलैटरल सिमेट्रिकल नोड्यूलर मास at junction of anterior 1/3 and posterior 2/3 of vocal cord। ठीक है, तो ये बायलैटरली होंगे, सिमेट्रिकल होंगे और जंक्शन एट एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3 के जंक्शन में मौजूद होंगे। ठीक है, तो इसकी मेन बेसिक पैथोलॉजी क्या होती है कि सबसे पहले हमारे पास होते हैं वोकल अब्यूज़ ऑफ एनी सॉर्ट। ठीक है, या तो हाई इंटेंसिटी कर दिया वगैरह, जिसकी वजह से वोकल ट्रॉमा होगा। वो ट्रॉमा की वजह से फिर क्या होगा, एडीमा फॉर्मेशन होगी। एडीमा फिर जब ऑर्गेनाइज होगा बाय हाइलेनाइजेशन एंड फाइब्रोसिस, तो फिर वो फिर नोड्यूल फॉर्म करवा देगा। सही है। क्लिनिकली हमारे पास हमें क्या मिलेगा, होर्सनेस ऑफ वॉइस मिलेगी, पेन इन नेक ऑन प्रोलॉन्ग फोनेशन, मतलब कि ज़्यादा देर बोलने की वजह से गले में दर्द होना शुरू हो जाएगा। सही है। ट्रीटमेंट इसकी क्या होती है, ट्रीटमेंट अब ऑब्वियसली हर केस सिवियर नहीं होगा इसका, तो फिर ट्रीटमेंट अक्सर इसकी स्टार्टिंग में तो कंजर्वेटिव होती है। कंजर्वेटिव में हम लोग बेसिकली पेशेंट एजुकेशन वगैरह कर रहे होते हैं कि आपको ज़्यादा देर तक नहीं बोलना, और फिर पेशेंट को ऐसे ही उसके बिहेवियरल चेंजेस से ही उसको सही करने की कोशिश कर रहे होते हैं। नहीं, कभी कभी वोकल नोड्यूल जो है वो ज़्यादा सिवियर होता है, तो फिर उसमें फिर हमारे पास हमें माइक्रोस्कोपिक लेंजियोस्कोपी कर सकते हैं हम लोग, या फिर लेज़र का यूज़ कर सकते हैं, तो उससे फिर वो एक्सीजन होगी उस नोड्यूल की। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया वोकल नोड्यूल। फिर हमारे पास आते हैं वोकल पॉलिप। वोकल पॉलिप जो है दैट इज़ ऑलमोस्ट वेरी मच सिमिलर एज दी वोकल नोड्यूल। ठीक है, पॉलिप वी नो के नॉन न्यूप्लास्टिक एडिमेटस मासेस ऑफ म्यूकोजा आर नोन एज पॉलिप्स। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं ड्यू टू आइदर वोकल अब्यूज़, इट इज़ आइदर ड्यू टू स्मोकिंग और इट कैन बी ऑल्सो ड्यू टू एलर्जीज। सही है। इसमें खास बात यह है कि ये यूनिलैटरल होता है और वोकल नोड्यूल की ही पोजीशन पर होता है। ठीक है, तो अगर एट दी जंक्शन ऑफ दी वोकल anterior 1/3 and posterior 2/3 of
वोकल कॉर्ड पे हमें मास मिल रहा है, यूनिलैटरली मिल रहा है तो फिर वोकल पॉलिप है, बायलैटरली मिल रहा है और सिमेट्रिकल मिल रहा है तो दैट इज़ वोकल नोड्यूल। ठीक है, ये सॉफ्ट स्मूथ पेडिंकुलेटेड होता है। ठीक है, और यूजुअली इट इज़ कॉज्ड बाय सडन शाउटिंग। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? हॉर्सनेस ऑफ वॉइस ऑब्वियसली, अगर ज़्यादा बड़ा है तो वो डिस्निया भी करवा सकता है। ठीक है, डिस्निया होगा, स्ट्राइडर होगा, एज वेल एज डिप्लोफोनिया। डिप्लोफोनिया इज़ बेसिकली डुअल वॉइस इसको कहते हैं, क्योंकि ये यूनिलैटरल है तो फिर ये सिर्फ एक वोकल कॉर्ड को अफेक्ट करेगा, दूसरे को नहीं करेगा, जिस वजह से बेसिकली डबलिंग ऑफ वॉइस हो रही होती है। इन अ सेंस कि वॉइस की क्वालिटी में सही क्लैरिटी नहीं आ रही होती। ठीक है, ट्रीटमेंट इसकी क्या है? ट्रीटमेंट इज़ यूजुअली सर्जिकल एक्ससिजन। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाते हैं कुछ माइनर डिजीज़, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है कॉन्टैक्ट अल्सर। कॉन्टैक्ट अल्सर जो है दैट इज़ आइदर ड्यू टू फॉल्टी वॉइस प्रोडक्शन या फिर मेनली ड्यू टू गर्ड। ठीक है, इन दोनों की वजह से बेसिकली क्या होता है कि डैमेज हो जाती है म्यूकोजा, एंड देन फिर वो हील होती है तो हील ऑन फाइब्रोसिस वगैरह होगी। ठीक है, क्लिनिकली होर्सनेस ऑफ वॉइस मिलेगी, पेन ऑन फोनेशन, बोलने के वक्त दर्द वगैरह होगा गले में। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है इसकी? डिपेंड्स ऑन दी कॉज। अगर हमारे पास गर्ड है तो फिर एंटी गर्ड दे देंगे हम लोग। ठीक है, उसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं हम लोग, एंड स्पीच थेरेपी हमें देनी पड़ती है बंदे को। सही है, तो ये हो गया हमारे पास ये तीन। उसके अलावा फिर और कौन से? इंटीब्यूशन ग्रैन्युलोमा है। इंटीब्यूशन ग्रैन्युलोमा जब हमारे पास एंडोट्रेकियल ट्यूब होता है, ईटीटी, तो जब वो इंसर्ट कर रहे होते हैं तो कभी कभी होता है कि वो म्यूकोजा को डैमेज करता हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर हीलिंग बाय ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन होती है उधर, एंड देन फिर वो क्या करता है कि वो थिकन हो जाता है, तो फिर वो मसला कर रहा होता है, डिस्निया वगैरह करवाएगा, होर्सनेस भी करवा सकता है, ये सारी चीज़ें। उसमें फिर हमें उस ग्रैन्युलोमा को रिमूव करना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है। ल्यूकोप्लेकिया, सबको पता है ल्यूकोप्लेकिया क्या है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है दी सिस्टिक स्वेलिंग्स। सिस्टिक स्वेलिंग में हमारे पास जो सबसे पहला है दैट इज़ दी डक्टल सिस्ट। डक्टल सिस्ट ऐसा नेम सजेस्ट कि ग्लैंड्स के डक्ट्स की ब्लॉकेज की वजह से ये होगा। ठीक है, तो दिस इज रिटेंशन सिस्ट होता है ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ डक्ट्स ऑफ ग्लैंड। ठीक है, ये यूजुअली हमारे पास कहाँ मिलेगा? सुप्राग्लॉटिक रीजन में अक्सर मिल रहा होता है, तो वेलिकली के एरिया में मिलेगा, एरिया एपिग्लॉटिक फोल्ड में मिलेगा। ठीक है, पायरिफॉर्म फोसा में मिलेगा, एंड फॉल्स फोकल कॉर्ड्स में मिलेगा। सही, क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं इसके? होर्सनेस ऑफ वॉइस, पेन एंड डिस्निया। ठीक है, यूजुअली ट्रीटमेंट में इसकी वही सिस्ट की ट्रीटमेंट अक्सर या तो इंसिजन ड्रेनेज होती है तो रिमूवल होता है, तो दोनों तरीके से आपको हो सकता है। ठीक है, सेक्युलर सिस्ट। सेक्युलर सिस्ट इज़ बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ओरिफिस ऑफ सेक्यूल की वजह से। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? डिस्टेंशन होगी सेक्यूल की, एंड देन फिर वो सिस्ट जो होता है वो वेंट्रिकल में बेसिक प्रेजेंट कर रहा होता है। सही है, तो ये हमारे पास हो गया सेक्युलर सिस्ट। फिर लेरिंजोसील आता है। लेरिंजोसील जो है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेरिंजल सेक्यूल की स्वेलिंग होती है, कंजेनाइटल भी होता है, एक्वायर्ड भी होता है। एक्वायर्ड जो होता है वो ट्रम्पेट ब्लोअर्स वगैरह में होता है अक्सर। ठीक है, फिर इसके बारे में और रीड कर लेना तिंगड़ा में से, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं एडिट करके उसमें ऐड कर दूंगा पहले। फिर हम लोग आ जाते हैं न्यूप्लास्टिक लीजन्स ऑफ लैरिंग्स पे। न्यूप्लास्टिक लीजन्स ऑफ लैरिंग्स में हमारे पास सबसे पहला जो डिवाइड हो जाता है ये बेनाइन और मेलिग्नेंट में। ठीक है, बेनाइन में हमारे पास आ जाता है स्क्वामस पेपिलोमा,
हमारे पास आ जाता है कॉन्ड्रोमा, हमारे पास आ जाते हैं हेमेंजियोमा, एंड और भी होते हैं जैसे ग्रैनुल ग्लोमस ट्यूमर होता है, एंड देयर्स कपल मोर एज वेल, लेकिन इम्पॉर्टेंट यही 3 है। ठीक है, मैलिग्नेंट में हमारे पास आ जाते हैं सीए लैरिंग्स, फिर उसकी डिफरेंट साइट्स होती हैं, उसको फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। आ जाते हैं सबसे पहले स्क्वामस पेपिलोमा की तरफ। स्क्वामस पेपिलोमा जो है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 2, एक होता है जुवेनाइल, दूसरा होता है एडल्ट ऑनसेट। जुवेनाइल जो होता है दैट इज़ इन 3 to 5 year olds में होता है, एडल्ट ऑनसेट 30 to 50 year old में होता है। ठीक है, जुवेनाइल जो होता है दैट इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बेनाइन नियोप्लाज्म इन जनरल। ऑफ लैरिंग्स, बल्कि नॉट जनरल बट ऑफ लैरिंग्स इन जनरल। ठीक है, दिस इज ड्यू टू HPV 6 and 11। ठीक है, यूजुअली ये होता है कि जिन मदर्स में HPV होता है विच आर इन्फेक्टेड विद HPV, बर्थ जब होती है बच्चे की तो उसमें उसके थ्रू बेसिकली ट्रांसप्लांटेशन तो नहीं लाइक बर्थ कैनाल के थ्रू पास हो जाता है टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, यूजुअली ये सुप्राग्लॉटिक और ग्लॉटिक रीजन को इन्वॉल्व कर रहा होता है, लेकिन कभी कभी ट्रेकिया, सबग्लॉटिक रीजन, ब्रोंकाई, इनको भी ये इन्वॉल्व करेगा। सिम्टम्स क्या है इसमें? हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी और स्ट्राइडर होगा। ठीक है, डायग्नोसिस जो होगी इसकी दैट विल बी बाय फ्लेक्सिबल लेरेंजोस्कोपी एंड डायरेक्ट लेरेंजोस्कोपी विद बायोप्सी करेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट जो होगी इसमें माइक्रो लेरेंजोस्कोपी एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेजर। ठीक है, तो छोटे मासेस अभी भी होते हैं ना, तो इसमें ये 2 ही ट्रीटमेंट हम लोग ऑलमोस्ट हर जगह पे कर रहे होते हैं। जब बड़े मासेस की बात आती है तो फिर हम लैरिंग्स को रिमूव करने की बात आ रही होती है फिर उधर। ठीक है, जब एडल्ट ऑनसेट की बात कर रहे हैं तो ये यूजुअली इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूँ, ये इसमें रिकरेंस रेट होता है अक्सर। ठीक है, तो हमें इसको मॉनिटर करना पड़ता है बार बार, लेकिन अच्छा खासा रिकरेंस रेट होता है इसमें। एडल्ट ऑनसेट पर आ जाते हैं, ये सिंगल होता है, जैसे स्मॉलर इन साइज, ये रिकर भी नहीं करता और लेस सिवियर होता है ये। ठीक है, ये यूजुअली हमें मिल रहा होता है एंटीरियर हाफ ऑफ वोकल कॉर्ड पे, तो एंटीरियर कमिशर एंड देन एंटीरियर हाफ ऑफ वोकल कॉर्ड उधर हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये एडल्ट ऑनसेट हो गया। फिर आ जाते हैं कॉन्ड्रोमा पे। कॉन्ड्रोमा जो है वो यूजुअली हमारे पास किसी भी कार्टिलेज में हो जाता है, लेकिन क्रिकॉइड कार्टिलेज में लैरिंग्स के इट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट। ठीक है, इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय डिस्नी एंड डिस्फेजिया। डिस्निया तब होगा जब एंटीरियरली होगा एंड डिस्फेजिया तब होगा जब पोस्टीरियरली होगा। यूजुअली फाउंड इन 40 to 60 year old, एंड ट्रीटमेंट में हम लोग एक्सटेंशन कर देंगे इसकी। फिर हेमेंजियोमा आ जाता है, उसमें फिर इन्फेंटाइल हेमेंजियोमा होता है जो यूजुअली हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लेरेंजियल हेमेंजियोमा को। फिर एडल्ट होता है, एडल्ट में वेस्कुलर मेलफॉर्मेशन वगैरह की वजह से अक्सर हेमेंजियोमास हो रहे होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाते हैं सीए लैरिंग्स की तरफ। सीए लैरिंग्स जो है हमारे पास, ये इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले रिस्क फैक्टर्स कौन से? टोबैको, अल्कोहल, प्रीवियस रेडिएशन एक्सपोजर हुआ है कोई, ठीक है, एंड ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस या फिर मस्टर्ड गैस, ये इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। साइड्स कौन सी होती हैं सीए लैरिंग्स की? तो हमारे पास आ जाते हैं सुप्राग्लॉटिक रीजन, ग्लॉटिस एंड सबग्लॉटिस। ठीक है, सुप्राग्लॉटिक रीजन में सुप्रा हाइड एपिग्लॉटिस में हो सकता है, जिसमें एपिग्लॉटिस में सुप्रा हाइड एपिग्लॉटिस भी होता है, इंफ्रा हाइड एपिग्लॉटिस भी होता है। एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड में हो सकता है, एरेटनॉइड को इन्वॉल्व कर सकता है, फॉल्स फोकल कॉर्ड को इन्वॉल्व कर सकता है।
ठीक है, ग्लॉटिस में हमारे पास यूजुअली वोकल कॉर्ड्स को इन्वॉल्व कर रहा होता है, या तो इंटीरियर कमिश्चर को कर रहा होगा, पोस्टीरियर कमिश्चर को भी कभी कभी कर लेता है। सब ग्लॉटिस में यूजुअली क्रिकॉइड कार्टिलेज हो गया, जितना भी एरिया है ना वोकल कॉर्ड से लेकर क्रिकॉइड कार्टिलेज तक, उसमें से किसी को भी ये कर सकता है। ठीक है, तो ये इसकी सब साइड्स कहलाती हैं। ये साइड्स हो गई 3, एंड देन ये जो एक्स्ट्रा उसको और डिवाइड कर दिया हमने, वो सब साइड हो गई इसकी। ठीक है, एंड इसमें ठीक है, तो ये सब साइड्स हो गई ऑफ लैरिंग्स कार्सिनोमा। फिर हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन, TNM क्लासिफिकेशन ऑफ CA लैरिंग्स। अब सीन ये है कि हमारे पास उसूलन तो CA लैरिंग्स अकेला है, लेकिन देयर इज 3 टेक्निकल साइड्स, राइट, सुप्राग्लॉटिक, ग्लॉटिस एंड सबग्लॉटिस। तो तीनों का हमें अलग से डिस्कस करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में हमारे पास क्या TNM क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले TNM में N और M तो इसके वही नोडल इन्वॉल्वमेंट मेटास्टेसिस वाले हैं, और वो सब में एक ही है। T में फ़र्क है। ठीक है, T में ऐसा है कि T1, T2, T3 इज सेम इन ऑल, T4 इज सेम इन ऑल। T1 और T2 का मेन फ़र्क होता है इसमें। ठीक है, T1 जो है दैट इज़ के इस रीजन के एक हिस्से में होगी, एक सबसाइड में होगी। ठीक है, तो वन सबसाइड इन सुप्राग्लॉटिक रीजन, या फिर अगर ग्लॉटिस की बात करें तो वोकल कॉर्ड्स को ओनली इन्वॉल्व करेगा। अब वो एक को भी कर सकता है विच इज़ नोन एज 1A, और दोनों वोकल कॉर्ड्स को भी कर सकता है विच इज़ नोन एज 1B। ठीक है, या फिर सबग्लॉटिक में इट इज़ ओनली इन्वॉल्विंग द सबग्लॉटिक रीजन। ठीक है, तो ये T1 कहलाएगा। T2 में क्या है कि उस एरिया या सबसाइड से थोड़ा सा आगे चला जाए। ठीक है, तो इसमें होगा मोर देन 1 सबसाइड। ठीक है, और रहेगा यूजुअली ये सुप्राग्लॉटिक रीजन तक ही रहता है, नहीं कभी कभी होता है कि इट गोज़ बियॉन्ड सुप्राग्लॉटिक रीजन। फिर भी हम लोग उसको T2 ही कहते हैं। वो क्यों कहते हैं वो फिर मैं बाद में आऊँगा। ठीक है, T2 में इधर हम अगर हम आ जाएं तो एक्सटेंड टू द अदर रीजन्स ऑफ, या तो ग्लॉटिस या तो सबग्लॉटिस भी जा सकता है, सुप्राग्लॉटिस भी जा सकता है। ठीक है, एंड देन इसके T2 में वोकल कॉर्ड्स इन्वॉल्वमेंट हो रही है। ठीक है, T3 में क्या होता है कि अब ये सब में सेम है कि लिमिट लैरिंग्स की में ही होगा, सिर्फ लिमिटेड टू लैरिंग्स ही होगा, लेकिन T3 के लिए ज़रूरी क्या चीज़ है, फिक्सेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, फिक्सेशन ऑफ वोकल कॉर्ड, फिक्सेशन ऑफ वोकल, जैसी फिक्सेशन ऑफ वोकल कॉर्ड होगी उसको हम T3 कर देंगे। एंड T4 इज़ बियॉन्ड लैरिंग्स। अब वो बियॉन्ड लैरिंग्स के 2 तरीके होते हैं, T4A एंड B होता है। T4A इज़ थ्रू थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, फिर वो एंटीरियरली चला जाएगा। एंटीरियरली हमारे पास हाइड बोन है, थायराइड इटसेल्फ है, ग्लैंड, जो मसल्स हैं वो जो जा रहे हैं उनको इन्वॉल्व कर सकता है, ये हो गया। ठीक है, और T4B में हमारे पास क्या आ जाता है, प्री वर्टिब्रल स्पेस को इन्वॉल्व करेगा। तो ये हमारे पास हो गई TNM क्लासिफिकेशन का T। फिर हमारे पास N आ जाता है नोडल मेटास्टेसिस के लिए। उसके फिर हमारे पास N0 में नो नोडल मेटास्टेसिस होता है। N1 में एप्सिलैटरल साइड पर होता है, 3 सेंटीमीटर से कम होता है। ठीक है, लेस देन 3 सेंटीमीटर। फिर N2 में होता है कि 3 to 6 सेंटीमीटर होता है। अब N2 जो है हमारा वो 3 में डिवाइड हो जाता है, N2A, N2B एंड N2C। N2A में ये होता है कि एप्सिलैटरल ही रहेगा, और वो क्या होगा, सिंगल होगा। N2B जो है वो एप्सिलैटरल होगा एंड वो मल्टीपल होंगे। एंड N2C में क्या होगा, कंट्रालैटरल या फिर बायलैटरल। अब वो सिंगल मल्टीपल, बायलैटरल है तो ऑब्वियसली सिंगल तो होगा नहीं, लेकिन कंट्रालैटरल है तो सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। देन वी हैव N3, 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा। ठीक है, फिर मेटास्टेसिस आ जाती है। मेटास्टेसिस में हमारे पास M0 एंड M1 होता है। M0 में देयर इज़ नो मेटास्टेसिस एंड M1 में देयर इज़ मेटास्टेसिस। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाते हैं स्प्रेड पे, कि ये कैंसर स्प्रेड अब कैसे होता है।
तो स्प्रेड में हमारे पास इन्वेजिव स्प्रेड होती है और नोडल स्प्रेड होती है, लिम्फेटिक स्प्रेड होती है, ठीक है। तो सुप्राग्लॉटिक वाले की जो स्प्रेड है, स्प्रेड में क्या है, इन्वेजिव है एंड मेटास्टैटिक है। इन्वेजिव स्प्रेड में हमारे पास सुप्राग्लॉटिक रीजन है ना, वो यूजुअली अपर स्प्रेड होती है उसकी। सुप्राग्लॉटिक में अगर है तो वो वेलिकुली को इन्वॉल्व करेगा, बेस ऑफ टंग को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है, पायरिफॉर्म फॉसा को इन्वॉल्व करेगा, इन सारी चीज़ों को, ठीक है। उसके अलावा मेटास्टेसिस जो होगी ना इधर, यहाँ पे अर्ली मेटास्टेसिस हमें मिलती है, लाइक इन द डिजीज कोर्स मेटास्टेसिस जल्दी होती है। यूजुअली ये अपर एंड मिडिल जुगुलर लिम्फ नोड्स में हो रहे होते हैं, ठीक है, अपर एंड मिडिल जुगुलर लिम्फ नोड में। फिर हमारे पास आ जाता है, ये क्या था, सुप्राग्लॉटिक था ना। फिर ग्लॉटिक्स में क्या होता है, उसमें हमारे पास यूजुअली वोकल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, तो वोकल कॉर्ड के दूसरे हिस्से तक स्प्रेड होता है और एरेटनॉइड्स को भी इन्वॉल्व करता है, सही। यूजुअली इसकी स्प्रेड यहाँ पर होती है। उसके अलावा और कौन से एरिया को कर सकते हैं, वेंट्रिकल्स को इन्वॉल्व कर सकता है, फॉल्स वोकल कॉर्ड को इन्वॉल्व कर सकता है, ठीक है, एंड सब ग्लॉटिस को भी इन्वॉल्व कर देगा इन सीवियर केसेस। मेट्स यहाँ पे नोडल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है अक्सर, ठीक है। अगर नोडल इन्वॉल्वमेंट है दैट मीन्स कि वो सीवियर फॉर्म है और सब ग्लॉटिस को इन्वॉल्व किया उसने, फिर जाके नोड इन्वॉल्व हुआ है, राइट। तो ग्लॉटिस वाले में अगर नोडल इन्वॉल्वमेंट मिल जाए दैट मीन्स कि बड़ा मसला है, ठीक है। अर्ली फॉर्म ऑफ ग्लॉटिस वाले में सिंस ये शुरुआत ही इसकी वोकल कॉर्ड से होती है, तो इसमें हॉर्सनेस ऑफ वॉइस बहुत जल्दी मिल रही होती है, ठीक है। सुप्राग्लॉटिस वाले में कोई भी उसूलन सिम्टम हमें नहीं पता चलता, साइलेंट होता है वो। ग्लॉटिस वाले में होर्सनेस ऑफ वॉइस मिलती है, और सब ग्लॉटिस वाले में हमारे पास अक्सर स्ट्राइडर मिल रहा होता है, ठीक है, स्ट्राइडर मिलता है, ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है, तो ब्रीदिंग एबनॉर्मलिटी होती है। सब ग्लॉटिस की स्प्रेड क्या होगी, एंटीरियर वॉल में स्प्रेड होती है, ट्रेकिया में स्प्रेड होती है, ठीक है, थायराइड में स्प्रेड होती है। तो ये हो गया लिम्फेटिक स्प्रेड, इसमें भी वही अपर एंड मिडिल जुगुलर जो भी है, ठीक है। डायग्नोसिस अब हमारे किस बेसिस पे होगी, डायग्नोसिस इज ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, सबसे पहली चीज़। सेकेंड ऑफ ऑल इनडायरेक्ट लेरिंजोस्कोपी। इनडायरेक्ट लेरिंजोस्कोपी जो होती है वो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि क्या नाम है इसका, इनडायरेक्ट लेरिंजोस्कोप होता है, वो सॉर्ट ऑफ लाइक डेंटिस्ट का जो वो नहीं होता जिसमें ग्लास होता है, इंस्ट्रूमेंट ऐसे करके होता है, उस तरीके का ही होता है, ठीक है। तो उसका प्रॉपर नाम था, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा, खैर। लेकिन इनडायरेक्ट लेरिंजोस्कोप में हमें नज़र क्या क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। हमें क्या नज़र आएगा, बेस ऑफ टंग नज़र आएगी, वेलिक्यूली नज़र आएगा, सुप्राग्लॉटिस के स्ट्रक्चर नज़र आएंगे, जैसे एपिग्लॉटिस है, एरेटनॉइड्स हैं, एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड हैं, फॉल्स वोकल कॉर्ड्स हैं, दैट इज़ योर वेस्टिबुलर फोल्ड्स, वो नज़र आएंगे, ठीक है। ग्लॉटिस के स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे, ट्रू वोकल कॉर्ड नज़र आएगा, पोस्टीरियर कमीशन नज़र आएगा, रिमा नज़र आएगा, रिमा ग्लॉटाइटिस, पायरिफॉर्म फॉसा नज़र आएगा, ठीक है। तो ये 10 के अराउंड स्ट्रक्चर्स हैं जो नज़र आ रहे होते हैं इन इनडायरेक्ट लेरिंजोस्कोप। उसमें फिर हम लोग देख रहे होते हैं कि इसमें से कोई चीज़ एबनॉर्मल तो नहीं है, कैंसर नहीं है, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा फिर हमें लिम्फ नोड्स के लिए देखना है, तो एग्जामिनेशन ऑफ नेक कर ली हमने, एक्सरे सीटी करवा लिया, एक्सरे सीटी MRI, ठीक है। फिर हम डायरेक्ट लेरिंजोस्कोपी करते हैं, एंड देन फाइनली इसकी स्टेनिंग हो रही होती है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है इसकी, ट्रीटमेंट में देयर इज 2 मेन मोडालिटीज, सर्जरी एंड रेडियोथेरेपी, ठीक है। उसके अलावा फिर हमारे पास तीसरी होती है, कंबाइंड होते हैं इन दोनों का, एंड देन वी हैव एंडोस्कोपिक रिसेक्शन भी कभी कभी कर लेते हैं, और ऑर्गन प्रिजर्वेशन। ये दोनों एडवांस मेथड हैं जब हमें बेसिकली सर्जरी जो होती है ना अक्सर, उसमें पूरा लेरिंग्स जाता है, अक्सर जो यूजुअली सर्जरी होती है उसमें पूरा लेरिंग्स जाता है, लेकिन एडवांसमेंट आई है तो उसमें अक्सर लेरिंग्स को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये 2 न्यू मेथड है, अगर इतना ज़्यादा डिजीज़ फैला नहीं हुआ तो उसमें ये होता है। अब रेडियोथेरेपी पर आते हैं। रेडियोथेरेपी हम जब करते हैं जब कॉर्ड फिक्सेशन नहीं होती, दैट मीन्स कि T1 और T2 में
रेडियोथेरेपी अक्सर हो रही होती है। अब T2 में कभी कभी कॉर्ड फिक्सेशन तो नहीं होती, लेकिन कॉर्ड इश्यूज़ आ रहे होते हैं, तो फिर हमें उसमें सर्जिकल जाना पड़ता है। ठीक है, जब कॉर्ड इश्यूज़ आ रहे हैं दैट मीन्स कि कॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन अगर T3 है, T4 है, तो फिर उसमें सर्जिकल ही होगा। अब सर्जिकल में भी दो टाइप्स हैं, सर्जरीज भी दो हैं हमारे पास। एक कंजर्वेटिव सर्जरी होती है जिसमें हम लोग सिर्फ इन्वॉल्व एरिया को करते हैं। अगर याद हो तो कनाल वॉल अप कनाल वॉल डाउन जैसे था ना सीसॉम की ट्रीटमेंट में, वैसे ही इधर होता है। इधर भी दो होते हैं, कंजर्वेटिव और टोटल लेरेंजेक्टमी। ठीक है, टोटल लेरेंजेक्टमी में तो ऑब्वियस है पूरा लेरेंज जाएगा। कंजर्वेटिव में जो हिस्सा डैमेज्ड है या कैंसर वाला है और उसके थोड़ा सा सराउंडिंग वाला ऐसा, वो उसको रिमूव कर देते हैं ये। ठीक है, अब T3 T4 में तो टोटल लेरेंजेक्टमी होगी, T2 में अक्सर कंजर्वेटिव की जाती है। तो ये हो गई हमारे पास ट्रीटमेंट। अब मसला ये, द फाइनल थिंग जो हमें डिस्कस करनी है कि अब अगर एक बंदा है उसकी टोटल लेरेंजेक्टमी हो गई है, तो अब वो कम्युनिकेट कैसे करेगा? तो उसको अब वो हमें सिखाना पड़ता है, काउंसलिंग करनी पड़ती है। तो मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर पेशेंट विथ टोटल लेरेंजेक्टमी, तो उसमें हमारे पास सबसे पहला मेथड होता है रिटन स्पीच और रिटन लिख के करना। देन वी हैव एफोनिक लिप स्पीच, ठीक है, एंड देन वी हैव वॉइस रिहैब। अब वॉइस रिहैब में हमारे पास तीन चीज़ें आ जाती हैं, ईसोफेगल स्पीच, आर्टिफिशियल लैरिंग्स, एंड वी हैव ट्रेकियोईसोफेगल स्पीच। ठीक है, ईसोफेगल स्पीच में ये होता है कि वो एयर, उसको हम सिखाते हैं कि एयर फॉलो करेगा इनटू ईसोफेगस और फिर वो स्लोली रिलीज़ करेगा इनटू द फेरिंग्स, तो फिर उससे वॉइस प्रोड्यूस होगी, जो आइडियल तो नहीं है लेकिन समझ में आ जाता है उसमें। ठीक है, देन वी हैव ट्रेकोईसोफेगल स्पीच। उसमें क्या करते हैं कि हम लोग फिस्टुला बनाते हैं बिटवीन ट्रेकिया एंड ईसोफेगस। ठीक है, उस फिस्टुला बनाने के बाद क्या होता है कि सिंस ट्रेकिया से हवा जब जाएगी तो वो ईसोफेगस में जा सकती है, तो फिर उधर से फिर वॉइस प्रोडक्शन हो सकती है। मसला ये है कि अगर हवा ट्रेकिया से ईसोफेगस में जा सकती है तो फूड भी तो ईसोफेगस में से ट्रेकिया में आ सकता है, राइट? तो उसमें एस्पायरेशन का तो खतरा होगा। ठीक है, यूजुअली होता है इसमें खतरा एस्पायरेशन का। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट तो नहीं कहेंगे इसको, एक चीज़ होती है जो हम लोग बेसिकली लगा रहे होते हैं, उसको मैं नाम फिर से भूल गया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली हम लोग लगा रहे थे ब्लॉम-सिंजर या फिर पेंजीज प्रोसेसेस। ठीक है, कौन से? ब्लॉम-सिंजर या फिर पेंजी प्रोसेसेस। ये ब्लॉम-सिंजर प्रोसेसेस या पेंजी प्रोसेस, ये बेसिकली क्या करता है कि फूड को नहीं जाने देता इनटू ट्रेकिया। ठीक है, ताकि ट्रेकियोईसोफेगल स्पीच में एस्पायरेशन ना हो। तो ये हमारे पास है। फिर उसके अलावा आर्टिफिशियल लैरिंग्स में हमारे पास दो चीज़ें होती है। एक होता है इलेक्ट्रो लैरिंग्स, जिससे बैटरी फिट होती है, फिर वो बेसिकली वाइब्रेटिंग डिस्क होती है, उसके पर अलग ही उसकी वर्किंग है, उसको छोड़ दो। दूसरा होता है ट्रांस ओरल निमेटिक डिवाइस, इसकी भी अपनी अलग से वर्किंग होती है, इसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। नाम पता हो ताकि लिखने पर हो तो लिख सको थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो ये हमारे पास वॉइस रिहैब आ जाएगी एज वेल एज दी मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन आफ्टर लेरेंजेक्टमी, एंड दिस इज ऑल फॉर दी नॉन नियोप्लास्टिक एंड नियोप्लास्टिक लीजन्स ऑफ द लैरिंक्स।